नमस्कार साथियों, आज इतिहास की इस कक्षा में हम हिंदी के माध्यम से शॉर्ट वीडियो सेशन पर बात करेंगे मुगलों के समय में आर्थिक और सामाजिक जीवन। मित्रों, जब हम मुगलों के विषय में बात करते हैं तो मुगल डायनेस्टी या मुगलिया सल्तनत के दौरान ये बात सामान्य तौर पर आती है कि हिंदू और मुस्लिम जनता के बीच में भेदभाव की स्थितियां तो रही थी, लेकिन मुगल सल्तनत के जो ज़्यादातर एम्परर्स रहे या सुल्तान रहे, जिसमें अकबर की बात अगर ना करें तो उनके अलावा सभी ने इस बात को गौर नहीं किया कि उनकी रियाया में हिंदुओं के साथ खासकर आर्थिक भेदभाव जरूर किया गया था। इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस के बारे में लिखते हुए हम जब इतिहासकारों को पाते हैं तो इतिहासकारों के परिप्रेक्ष्य अलग अलग होते हैं। खासकर तब जब हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करते हैं तो पैटर्न्स ऑफ विलेज लाइफ और मासेस की जहाँ बात हमें देखने को मिलती है तो अमूमन वो क्षेत्र जो राष्ट्रीय राजधानी, यानी आज की राष्ट्रीय राजधानी का परिप्रेक्ष्य हम नहीं ले रहे हैं, लेकिन वहाँ जहाँ दिल्ली के आसपास के जो सूबे थे उनसे जुड़े हुए गांवों का परिप्रेक्ष्य अलग था। और उन जमींदारों जहाँ पर जिन गांवों में जमींदारी प्रथा के अंतर्गत जो गवर्नर नियुक्त किया जाता था या जमींदार नियुक्त किया जाता था वो अगर मुगल था तो वहाँ के गांवों की स्थिति बनिस्बत हिंदू आबादी वाले गांवों की स्थितियों से अलग थी। ऐसा इतिहासकारों ने उद्धृत किया है। मैं अगर बात करूं यूरोपीय व्यापारियों की और यात्रियों की जिन्होंने भारत के विषय में लिखा है, तो उस समय के बहुत सारे इकोनॉमिक और सोशल कंडीशंस पर परिप्रेक्ष्य पर लिखे गए प्रपत्र इस बात को बताते हैं, जहां पर भारत के अंदर समृद्धि थी, आर्थिक समृद्धि थी, लेकिन यह देखने में भी आता है कि जो क्लास ऑफ लिविंग था वो दो दर्जे के अंदर देखा जाता है, एक सामान्य आर्थिक स्थिति और एक असामान्य आर्थिक स्थिति। इसके पीछे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। हम बात करते हैं सामान्यतः जो गरीबी की स्थिति थी वो ऐसे लोगों के साथ थी जो अमूमन हस्तकला से समृद्ध नहीं थे। वे लोग चाहे वो बाबर के काल में हो, हुमायूं के काल में हो या फिर अकबर और उनके जो बाद के शासकों के काल में हो, वे लोग जो पीजेंट थे, आर्टिशंस थे और लेबरर्स थे, उन सब का अलग अलग सम्राटों ने अलग अलग प्रकार से उनको समाहित किया है। इसके अलावा इतिहासकार डी लेटे लिखते हैं, wrote that the laborers and the insufficient clothing to keep themselves warm and cozy during winter। जब एक यूरोपियन राइटर जो फ्रेंच थे मूलतः, उन्होंने भारत का भ्रमण किया तो पाया उत्तर में चूंकि बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो वे पाते हैं कि भारत के मजदूरों के पास उस समय अपनी सर्दी को शमन करने के लिए गर्म कपड़े भी नहीं थे। तो ये भारत की स्थिति को दिखाता है, लेकिन अमूमन ऐसी स्थितियां हर जगह नहीं थी। धन धान्य निश्चित तौर पर परिपूर्ण था, ये आर्थिक स्थिति थी, लेकिन जमींदार जो वर्ग था वो बहुत धनाढ्य होता था और वह करों का अतिरिक्त बोझ हमारे किसानों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर या चित्रकारों और अनेक कलाकारों के ऊपर डालता था। अलग बात है कि मजहब के नाम पर कुछ लोगों को, खासकर वो लोग जो मुस्लिम संप्रदायों के अलग वर्ग, खासकर शिया और सुन्नी के पंथ में जो भेद किए जाते थे, वहाँ पर भी आर्थिक स्थिति या विपन्नता की स्थिति थी, ऐसा कई राइटर्स लिखते हैं। फूड के बारे में अगर खाने की बात की जाए तो आम लोगों का भोजन हुआ करता था, जिसमें चावल, मिलेट और पल्सेस, जिसको हम प्लीजेंट, वही प्लीसर्ट और द लेकार्ट नाम के एक राइटर ने इस बात को एक्नॉलेज किया है और वो ये मानते थे कि कहीं पर तो दावत उड़ाई जा रही है और कहीं पर फाके हैं।
उन्होंने इस बात को लिखते हुए लिखा है, फॉर्म द स्टेपल डाइट अलॉन्ग विद द फिश एंड बंगाल ऑफ द कोस्ट along with the meat. On the secondary note, in the some part of the country people were finding food, that is one meal, with the difficulty. So this is something, the situation according to the writers, those are the historians. अगर हम बात करें भारत के उस क्षेत्र की जहाँ पर घनी आबादी थी, वहाँ के क्षेत्र शायद ज़्यादा समृद्ध थे बनिस्बत इसके कि वहाँ पर आबादी का घनत्व का दबाव होगा, चूँकि वे समृद्ध कृषि क्षेत्र रहे थे। इसमें उत्तर भारत के क्षेत्र, खासकर गंगा और यमुना के मैदानी क्षेत्र, और वे क्षेत्र जहाँ नर्मदा का क्षेत्र था, और बंगाल का क्षेत्र और तराई के क्षेत्रों के अलावा के क्षेत्र बहुत बहुत गरीबी के अंदर रहते थे। अगर हम और इस क्षेत्र परिप्रेक्ष्य में बात करें तो हमें पता चलता है कि भारत का जो एक वर्ग था जिसे रूलिंग क्लास कहते हैं, नोबल्स एंड जमींदार, इसके बारे में इतिहासकार, ब्रिटिश इतिहासकार लिखते हुए कहते हैं कि इस वर्ग के द्वारा दूसरे वर्गों का शोषण भी किया गया, और यही कारण था कि मुगल समृद्ध हुए। मुगलों की समृद्धता का कारण या मुगलों के द्वारा जो आर्किटेक्चरल फीचर्स क्रिएट किए गए, इसका कारण भी बहुत हद तक जमींदारी प्रथा को दिया जाता है। इस परिप्रेक्ष्य में मैं कुछ इतिहासकारों के वाक्यों का उद्धरण हिंदी में इस तरह से रूपांतरित कर पाता हूँ कि वे लिखते हैं कि बड़े बड़े मकबरे बनाए गए हैं, बड़ी बड़ी मीनारें बनाई गई हैं जो गरीबों के मकबरों पर बनी है। इसका अर्थ यही था कि जमींदारी प्रथा के द्वारा किसानों को और कर्जदारों का शोषण करके उनकी आर्थिक विपन्नता को, कृषकों की आर्थिक विपन्नता को समाज के उच्च वर्ग की आर्थिक संपन्नता का कारक बनाया गया। निश्चित तौर पर कालांतर में जब ब्रिटिशर्स भारत को छोड़ रहे थे तब तक ये प्रथा चलती रही, और भारत में एक नए अभिजात्य वर्ग जिसे हम कहते हैं शोषित, और जिसका सामान्य आर्थिक स्थितियों में जिसको विपन्नता से गुजरना पड़ा, उसका सामना करते हुए पाया गया। हो सकता है कि हम किसी सामाजिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य को कई अर्थों में समझ सकते हैं, लेकिन इन सामाजिक स्थितियों को समझने का परिप्रेक्ष्य हमेशा हर स्थिति में अलग अलग होता है। भारत के 17वीं और 16वीं, 17वीं और 18वीं शताब्दियों की घटनाओं का असर निश्चित तौर पर 19वीं और 20वीं शताब्दी के भारत पर पड़ता है, जहां पर भारत की आर्थिक संपन्नता, संपन्न वर्ग को या वर्ग के द्वारा निश्चित तौर पर उन वर्गों का शोषण किया गया जिसमें किसान थे, जिसमें खेतीहर मजदूर थे, जिसमें वो लोग थे जिन्हें शायद 2 वक्त का खाना तक मुहैया नहीं था। इस बात को उद्धृत करते हुए जेएल नेहरू भी अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि भारत एक संपन्न देश हो सकता है अगर हम आर्थिक समाजवाद की बात करें। ये आर्थिक समाजवाद कहीं और नहीं है, मुगलों की उस नीति जिसमें उन्होंने खेती को जमींदारी प्रथा के हाथ सौंपकर भारत के अर्थतंत्र को एक ऐसे गर्त में डाला जिसके लिए युगों तक उनको शायद उनकी आलोचना की जाए तो कम नहीं होगा। लेकिन इसके लिए हमारा अभिजात्य वर्ग भी जिम्मेदार था, जिसने उन्हें मिली इन सुख सुविधाओं और उन्हें अपनी इस लॉयल्टी दिखाने की, या जिसे कहना चाहिए मुगलों के प्रति या राजा के प्रति अपनी एक निष्ठा दिखाने का एक स्रोत भर माना। और बाद में जब राजे रजवाड़े वे बन गए थे या ब्रिटिश साम्राज्य के तहत, कंपनी रूल के तहत जब मुगलों का पतन तैसा हो गया था, वे अपने आप को बड़े संपन्न पाते थे और साधन संपन्न होने के साथ अंग्रेजों या यूरोपियन पावर्स के साथ भी। अगर हम इतिहास की किताबों को और खंगालें जैसा मैं कर रहा हूँ, और उस परिप्रेक्ष्य से अगर कहूँ तो नोबल्स की हम जो बात करते हैं वे दरअसल नोबल नहीं थे। अबुल फजल अपने इस विचार के बारे में लिखते हैं अकबरनामा में कि ये नोबल्स एक ऐसा वर्ग है जो धन में रुचि रखता है, इनका इंटरेस्ट
देश की आर्थिक स्थिति से हटकर उनकी तात्कालिक कीमतों से ही है। यानी ये कराधान पर कुठाराघात करते थे और कर चोरी का कार्य भी करते थे। यानी मुगलों के समय में जो आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य बनता है, उस आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य की सबसे बड़ी सच्चाई ये थी कि वे दोयम दर्जे के टैक्सेशन या कराधान के प्रतिनिधि रहे और उनके द्वारा भूमि को इस तरह से हस्तांतरित किया गया कि भूमि जो भूस्वामी था, असल भूस्वामी था, उसके हाथ से निकलकर जमींदारों और सूदखोरों के हाथ में चली गई। और यही भारत की आर्थिक विपन्नता का कारण था। बनिस्बत इसके फिर भी धन उन संपत्तियों में लगाया गया जहां उनकी विलासिता दिखाई जाती थी, क्योंकि एक मीडिएटर के तौर पर, नोबल सोसाइटी के तौर पर जमींदारों और सूदखोरों को पनपाया गया ताकि वे गरीबों का अर्थ चूस कर एक साधन संपन्न मुगल साम्राज्य का सृजन करें। आज के इस अंक में इतना ही। इस विषय पर हम और भी चर्चा करेंगे, सामान्यतः अंग्रेजी अथवा हिंदी भाषा में अपनी इतिहास की। तब तक के लिए नमस्कार।